बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को वेलकम करते हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस, दिल दहला देने वाली मरहूम अरशद शरीफ की मुबैना तस्वीर हर गुजरता दिन मजीद पेचीदगियां पैदा करने लगा है। सहाफ़ती इक़्तिदार को मद्देनजर रखते मुतल्लिका अफराद और इदारों की मुजरिमाना खामोशी पर पहले इस सेगमेंट के ऊपर तफसील से बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी आखिरी रुकावट भी दूर, सिफारती पासपोर्ट उन्हें जारी कर दिया गया। सियासी बाजीगर अब की बार कौन सा नया दाव खेलने जा रहे हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। इमरान खान साहब के बगैर जो लॉन्ग मार्च है उसकी कामयाबी का कितना इम्कान है, जान को जो लाहक खतरात है, क्या सियासी हिकमत अमली उनकी तब्दील होगी, और इसके साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात पर भी डिटेल के साथ आज प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी। आमिर साहब, अरशद शरीफ साहब को लेके मुझे नहीं पता मैं आपसे क्या सवाल करूं क्या नहीं, सिवाय इसके क्या सब बेज़मीर हो चुके हैं मुतल्लिका लोग? आपको लगता है कि बेहिसी की आखिरी हद को भी पार कर गए हैं? हम सब किस तरफ जा रहे हैं? पहले तो मैं ये जो मुबैना तस्वीर जो उनके टॉर्चर की एक टीवी चैनल ने दिखाई है, इस पे मैं और मेरा ख्याल हमारी सारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। हम कोशिश करते हैं कि अपने कलीग्स की, साथी एंकर्स की बात ना की जाए, इवन अगर उनकी कोई जर्नलिज्म की ट्रेनिंग नहीं है, मगर कई दफ़ा कुछ हदूद पार की जाती हैं। और इस दफ़ा उनकी ये तस्वीर, मुबैना टॉर्चर की तस्वीर जो है, ये दिखा के वो बिल्कुल ये अनप्रोफेशनल भी था और गैर अखलाकी भी था। ये उन पे टॉर्चर की इतलाएँ हमें उसके जो अरशद के करीबी दोस्त थे जो वहाँ पे जनाजे के वक्त मौजूद थे, जो हमारे दोस्त और अरशद के रिश्तेदार गुस्ल के अंदर शामिल थे, उन्होंने हमें ये डायरेक्टली बताया था, निशानदही की थी कि कुछ वहाँ पे तशद्दुद के कुछ निशान थे, मगर अरशद की बॉडी को क्योंकि बहुत बैंडेज्ड किया गया था, और दूसरा ये अनट्रेंड आए थे, ये प्रोफेशनल लोग नहीं थे, तो हमने ये गुंजाइश रखी, किसी ने जिक्र नहीं किया कि जब तक सरकारी रिपोर्ट ना आ जाए उस वक्त तक हम बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बड़ा हसास मामला है। अब वो तस्वीरें दिखाई गई जो मुबैना तौर पे, तो वो एक तो दुनिया भर में ये मुसद्दका मुरव्वजा तरीक़ाकार है कि आप कोई भी जो ऐसी तस्वीर हों जो कि जज्बाती तौर पे मुश्तिल या डिस्टर्ब करें, तो आप उनको ब्लर करते हैं या उनके मतलब वार्निंग देते हैं, और जो कि मुसद्दका नहीं है, अभी भी मुझे नहीं पता कि वो सही है नहीं है, इसलिए लोग, हमारे कई दोस्त जो है उसके ऊपर फर्दर कमेंट कर रहे हैं कि वो उसके ऊपर जो टॉर्चर किया गया तो क्यों किया गया, कैसे किया गया, नीयत क्या थी, क्या बदले के लिए, हम वो बातें करेंगे। मगर जब ये आएगी रिपोर्ट, ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी, तब तस्दीक आएगी तो तब करेंगे। हालांकि हमारे भी शुबात हैं कि उसके ऊपर टार्चर किया गया था, मगर अब सवाल ये है कि वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो आज कितने दिन हो गए हैं, 18 दिन हो गए हैं उसकी शहादत को, और उनके ख़ानदान, उनकी वालदा ने सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट में ये अपील की हुई है कि उनको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी जाए। और मुझे बड़ी शर्म आती है ये बात कहते हुए कि हाई कोर्ट भी उस तरह की संजीदगी नहीं दिखा रहा। लंबी तारीखें दी हैं, आज उन्होंने 14 तारीख दी है। ये इतना इंसानी एक खौफनाक मसला है। अरशद शरीफ जो है, एक तो वैसे ही कोई आम शहरी भी हो, उसके भी ये बुनियादी हकूक़ होते हैं कि उसकी एक वालदा मांग रही है कि मुझसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट शेयर की जाए। ना सिर्फ कि शेयर नहीं की जा रही, बल्कि वो बिट्स एंड पीसेस में लीक की जा रही है। तो तफ्तीश उसकी तो बाद में हो, पहले तो ये तफ्तीश होनी चाहिए ये क्यों लीक की जा रही है और इससे मकसद क्या है, क्यों तफ्तीश क्या ये ख़राब करने की है। पहले ही इस तफ्तीश के अंदर इतने बड़े बड़े सुराख हैं। सबसे बड़ा सुराख तो ये है कि आपने तफ्तीश के लिए 2 बंदे भेज दिए, अभी कमीशन बना नहीं था, और FIR अभी तक नहीं दर्ज हुई। किसी भी तफ्तीश से पहले जो बुनियादी स्टार्ट होता है, जो शुरुआत होती है, वो FIR से होते हैं, फर्स्ट इन्फेक्शन रिपोर्ट आती है। चलें जी, आप सरकार अपनी मदयत में कर ले। अव्वल तो उनके लवाहकीन हैं, उनकी वालदा है, उनका ख़ानदान है, उनका चैनल है, उनके दोस्त हैं, उनकी कम्यूनिटी है, किसी की मदयत में भी हो नहीं है। FIR अभी तक उसकी 18 दिन में दर्ज नहीं हुई यहाँ पे लोकल, और ख़ास तौर पे पोस्टमार्टम होने के बाद से एक तो डिले क्यों की जा रही है, और दूसरा तकलीफ दे पहलू ये जो मुबैना तस्वीरें दिखाने का ये है कि
इसलिए भी इस तरह की चीज़ें कभी शेयर नहीं की जाती हैं कि उनके, मैं रात खुद बहुत डिस्टर्ब रहा जब मैंने ये वो देखी, बहुत मुझे नींद नहीं आई और मेरे जहन में ये था कि उनके बीवी बच्चे जो देखेंगे, उनकी वालदा देखेंगी ये, क्योंकि ये सारी उम्र, ये अब सारी उम्र उनको हॉन्ट करेंगी ये तस्वीरें जो हैं ये। और हमने जिन्होंने सबको हमने बहुत हंसता और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हंसता खेलता नौजवान था, उसका एक स्माइलिंग फेस था। हम मजाक भी उसको कहते थे ये हमारा चॉकलेट एंकर है कि तस्वीरें देख के जो है तो वो उस जैसे चेहरे को, जब आप पहले एक तस्वीरें उसकी गोली वाली ली की गई, उसके बाद ये वाली तस्वीरें, तो बिल्कुल ही वो है उन बच्चों के लिए मेरा ख्याल सारी उम्र ये तस्वीरें हॉन्ट करेंगी। दिल फट जाता है। दूसरा इसकी तफ्तीश के जो पहलू हैं कि अभी तक केन्या की तो बड़ी तफ्तीश के अंदर 10 दफ़ा उन्होंने पोजीशनें बदली हैं। पहले ये जो जिन लोगों के पास ठहरे हुए थे उनका बयान बहुत बदला है। उन्होंने कहा जी मैंने एक दफ़ा डिनर किया था, वो वकार साहब जो हैं, और ये जो है वहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा पे आए हैं। अब पता चल रहा है कि वो वहाँ पे वैलिड वीज़े पे गए थे और वहाँ पे काफ़ी दिन से उनके मरासिम थे और उन लोगों का ताल्लुक ज़्यादा था, एक डिनर पे मुलाकात नहीं थी। और बेताशा सवाल वहाँ पे आ गए हुए हैं कि गाड़ी वो जो पकड़ी गई हुई थी, जो चोरी की बताई जा रही थी, पुलिस का रोल, तफ्तीशकारों का रोल, यहाँ तक कि पाकिस्तान के सफारतकारों का रोल, कि इन्होंने बगैर तफ्तीश के, वहाँ की एम्बेसडर साहबा ने कह दिया मिस्टेकन आइडेंटिटी, उनकी सरकार ने भी कहा, तो ये इन्होंने अपनी तफ्तीश के बगैर ये कैसे कह दिया और कहा जी वो हॉलीडे पे थे यहाँ पे, जबकि यहाँ 16 FIR हो चुकी हुई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे लिए अब ये है कि गवर्नमेंट का, आपको याद होगा शुरू में बहुत ही गैर मुनस्बिर रवैया था। अब बड़ी मरियम की ट्वीट बहुत ही गैर मुनासिब थी, एक शर्मनाक थी कि किसी पे और किसी की मौत पे, और वो भी इस तरह की नौजवान हलाकत किलिंग के ऊपर, और उसके ऊपर आप एक किस्म का तमस्खर उड़ाना और मज़ा लेना, वो मेरा ख्याल है मरियम को अंदाज़ा नहीं है कि एक ट्वीट ने उनको कितना नुकसान पहुंचाया है। तो क्वेश्चन ये आ जाता है, गवर्नमेंट जो कि शुरू में डिनाइल में थी कि उनकी जान को यहाँ ख़तरा नहीं है, 16 FIR करवाई हुई थी और दहशतगर्दी से लेके, गद्दारी से लेके कोई जुर्म नहीं था ऐसा जो उसके ऊपर 16 शहरों में, मुख्तलिफ शहरों में वो FIRs करवाई गई थी, और ये बिल्कुल डिनाइल में थे। एकदम प्राइम मिनिस्टर को ख्याल आ गया कि अपना एक जाली कमीशन बनाने के बाद के सुप्रीम कोर्ट से कहा, मेरा ख्याल है, ज़ाती ख्याल है, 2 वजूहात से इन्होंने ये किया है। एक तो ये है कि इनको अंदाज़ा हुआ कि ये बहुत बड़ा सानिया है और इसका सिर्फ ये PTI के लोग नहीं उठा रहे, इसका तमाम अक्रॉस द बोर्ड हर घर में इसकी जो है, ज़ाहिर है वो इतने 10-20 साल से रोज़ टीवी पे आ रहा था। इज़ अ वेरी पॉपुलर टीवी एंकर, वन ऑफ द बेस्ट दैट वी प्रोड्यूस। तो उस पे लोगों को, और फिर एक यंग मौत इस तरीके से मारा जाए और एक बिल्कुल एक साजिशी माहौल में, तो ये हर जगह ये तकलीफ पहुंची, इनको एहसास हुआ है कि ये बहुत बड़ा सानिया है। दूसरा, ये इसका मलबा नहीं उठाना चाह रहे, इनको पता है कि जब ये तफ्तीश होगी और वो लोग जो आफ्टर ऑल जिन्होंने FIR कराई है वो उनके नाम होंगे, उनका पता होगा, वो जब बुलाए जाएंगे वो बताएंगे कि किसके कहने पे उन्होंने ये FIR करी, उनके पास क्या सबूत थे, उनकी शनाख्त आएगी सामने। और इसमें तो कोई इतनी शक की बात ही नहीं है कि इस मौजूदा जो गवर्नमेंट है नून लीग की, इनके जो जज्बात थे, 2017 में जो पहली FIR उसके खिलाफ करवाई गई थी वो एक सर्विंग IB के डायरेक्टर साहब ने अपने नाम से करवाई थी, जिसके अंदर उनके ऊपर जो है गद्दारी टाइप का इल्ज़ाम लगा दिया गया था। तो ये तसलसल वहाँ से चल रहा है। सो तफ्तीश में पहले ही यहाँ पे केन्या की तफ्तीश में, यहाँ की तफ्तीश में बेताशा वो हैं। फाइनली जो है इस पर हम बात करते रहेंगे, इस टॉपिक को हम बनने नहीं देंगे, क्योंकि ये अगर इस पर हम इंसाफ नहीं दिलवा सके तो मैं समझता हूँ कि हमारी सहाफ़त का और ये सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का या किसी कॉज का नहीं है कि आम शहरी को हम क्या इंसाफ दिलवा सकेंगे कि अगर हम अपनी कम्युनिटी के एक बड़े नामवर आदमी का दोस्त भाई सब कुछ था कि नहीं इंसाफ दिलवा सकते हैं। तो उसमें से गुजारिश सबसे ज़्यादा जो नज़र रखने की ज़रूरत आपके लिए मेरे लिए है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट, बड़ी अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद चली गई है कि उन्होंने ये बोर्ड बनाना है। एक तो ये है कि उनको जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए गए हैं वो एक बड़े लिमिटेड हैं,
तो उसकी तशरीह करते हुए उनके हाथ बांधे नहीं जा सकते। अदालत को आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस गवर्नमेंट देती है, अदालत कोशिश करती है कि उसके दरमियान में ही रहें, मगर वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगर ये लगे कि अदालत के हाथ बांध दिए गए हैं तो अदालत उससे बियॉन्ड भी जाती है। एक तो वो जाएगी, दूसरा उसके अंदर जो तफ्तीशकार, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बड़े कम लोग रह गए हैं जिनके ऊपर एतबार हो, उनके ख़ानदान का, उनकी कम्युनिटी का, हमारी बरादरी का एतबार, तसल्ली, तशफ़ी होनी चाहिए कि जो लोग तफ्तीशकार हैं इनका किरदार बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और ये सही तफ्तीश करेंगे, हमें और उनके ख़ानदान को उसमें शामिल रखेंगे। हमारे से मुराद हमारी कम्युनिटी है, हमारे नुमाइंदे भी होंगे ताकि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आए। और ये बड़ी ही ज़रूरी अब है। अब इसको देखें, ये चलता जा रहा है पर ये बड़ी तकलीफ दह साने हैं ये जो ख़ास तौर पे ये जो तस्वीरें दिखाई गई हैं। बाय द वे, इसके अलावा फॉर एग्जांपल हमारे पास एक, मैंने कहा ना बिट्स एंड पीसेस में लीक की जा रही है, एक पोस्टमार्टम का इब्तदाई सी रिपोर्ट जो है ना वो सर्कुलेट कर रही है। हमने पुलिस को भेजी, हमने कहा जी आप इसको कंफर्म करें या डिनाई करें। उन्होंने डिनाई किया, कंफर्म किया, मगर इस तरह की रिपोर्ट चल रही हैं और जब तक वो मुसद्दका रिपोर्ट नहीं आती है हम उसके बाद बिल्कुल वो करेंगे, उसके ऊपर सवाल भी करेंगे, उसकी वो इस प्रिजप्शन पे, इन तस्वीर के जब तक ये सरकार से नहीं आ जाती ये रिपोर्ट जो है, और वो डिले नहीं होनी चाहिए। अभी जो है फौरी तौर पे अब ये जो मीडिया के ज़रिए इस तरीके से तस्वीरें पहुँचाने का बड़ा तरीक़ाकार, ये बहुत ही तशवीशनाक और ख़तरनाक और बहुत ही बैड टेस्ट में है। सही है, ठीक है। मियां नवाज शरीफ साहब से मुतालिक बात करूंगी, मगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और भी अहम मामला है जो जाने के लिए तैयार है या इमरान खान साहब चाहते चले जाएं। आप तो मरहूम अरशद शरीफ साहब की FIR के ऊपर बात कर रहे हैं, यहाँ पे साबिक वज़ीर आज़म पे अटैक हो जाता है, उनकी FIR दर्ज नहीं होती। ये पता नहीं कि इस पे रोया जाए या हंसा जाए, मगर इमरान खान का ये जो आज बयान है कि पंजाब में हमारी हुकूमत है, पुलिस कहीं और से कंट्रोल हो रही है और मैं अपनी एक साबिक वज़ीर आज़म अपनी FIR नहीं दर्ज करा सकता। एक तो अपनी बेबसी भी दिखाई है, दूसरा ये है कि हर कोई, और उन्होंने भी यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है तमाम निगाहें हैं और हम एक बनाना रिपब्लिक बनते जा रहे हैं। हर कोई हर चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास ही जा रहा है, क्योंकि कोई इदारा, ये जो FIA, पुलिस, जो भी तफ्तीशकारी के और बाकी इदारे भी रह गए हैं, पार्लियामेंट से लेके कोई ऐसा इदारा नहीं रह गया, इसलिए हर कोई अदालतों की तरफ देख रही है और अदालतों पे बहुत ज़्यादा भारी वज़न पड़ जाता है। मसूली तौर पे ये बाकी इदारों को अपने तौर पे चाहे, मगर इतनी पार्टीजन पॉलिटिक्स हो गई है हमारी, इतनी ज़्यादा हो गई है कि कोई ब्यूरोक्रेसी भी जो है उतनी पोलिटिसाइज्ड हो गई है, हर चीज़ ही पोलिटिसाइज्ड हो जाती है। कोई आपको हर चीज़ के लिए आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि कोई चारा नहीं रह गया कि एक कितनी खुले आम, आप देखें ना हर दौर में यहाँ मार्शल लॉ रहे हुए हैं। मुझे अपनी ज़िंदगी में 2 मार्शल लॉ तो हमने भी भुगताए, कि ज़ियाउल हक का 11 साल, एक 9 साल मुशर्रफ का, मगर ये जो लाइंस क्रॉस हो रही है ये उन दौर में नहीं देखा। हमारी कम्युनिटी में छोड़े, हमें बड़े बड़े एक लॉन्ग स्ट्रगल है सहाफ़ियों की और पाकिस्तान में सियासी वर्करों की, मगर ये जो किया जा रहा है कि एक बताया जा रहा है कि जिस किस्म से लोगों को मारा जा रहा है, वो ये दौर में नंगे किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है, वीडियोस बनाई जा रही है, रोज़ एक नई वीडियो आ जाती है और बूढ़े लोगों की आ रही है मुबैना तौर पर, और जो एक सिकनिंग है, ये सिकनिंग हो गया है। तो ये पता नहीं किस तरफ सियासत जा रही है, ये एक बेबसी है। और इमरान खान साहब भी अपने दौर में, अब वो शुक्र है कि अपनी गलती का एहसास उनको हुआ है, तो ये अब जो लड़ाई रह गई है, ये अब लगता है कि ये पॉलिटिकल स्ट्रगल पावर की नहीं सिर्फ रह गई, अभी ये रियासत से एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन आ गई है कि आप बात कर लें कि जनाब आपने कैसे इस मुल्क का निज़ाम चलाना है, आपने किसको आगे रखना है, कैसे करना है। इदारे एक हद तक ही इस्तेमाल हो सकते हैं, वरना ये इदारों में ऑलरेडी कुछ नहीं बचा, मजीद सख्त नहीं रह गई है। वैसे मैं ऐड ऑन कर दूं, हालांकि ये नैब तरमीम केस था जिसके अंदर ये रिमार्क्स है जस्टिस साहब के, उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आज़म को मुल्क चलाना ना आए तो क्या अदलिया चलाएगी। ये बड़े सख्त रिमार्क्स हैं, हर कोई अदलिया की तरफ देख रहा है कि आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए। इमरान खान साहब ने भी कहा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, क्या इसीलिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं लंदन के अंदर, क्या किया जाए? लंदन की जो है ना वो वहाँ भी अगेन वही वाली है कि हंसे या रोए, कि एक सिचुएशन ये जो सारा पाकिस्तान रो रहा है कि एक मफरूर
मुजरिम के पास जो है ना ख़ानदान के लोग बैठ के पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ैसला जिसमें पाकिस्तान का दफा और बका डिपेंड करती है, वो वहाँ पे बैठ के किए जा रहे हैं बंद कमरों के अंदर। और उसमें चमगोइयाँ हो रही हैं, कोई कह रहा है कि जनाब ये 1 साल की इंटरिम गवर्नमेंट का हो रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही ये कहाँ से थ्योरीज आ जाती हैं कि ना आइन में उसकी गुंजाइश है, यहाँ छोटा कानून पास नहीं हो रहा और उसकी वो नहीं हो रही, और ये नए नए रोज़ फार्मूले जो आ जाते हैं। मेरा तो ख्याल है कि हमें बैक टू बेसिक्स जाना है, पुराने ही जो आइन और कवानीन हैं उसी के ऊपर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। इस तरह के रोज़ कोई इधर से छोड़ देता है, कोई इधर से फुलझड़ी छोड़ देता है कि जी वो इस तरह के चमको यही है। और सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो एक और इशू है वो है मियाँ नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट सफारती, ये ज़राए के हवाले से बताया जा रहा है, मगर अभी उसकी तस्वीर भी कहीं चल रही थी कि नवाज शरीफ साहब ने भी इसकी तस्दीक कर दी। जी तस्दीक कर दी कि उनको पासपोर्ट के अलावा सफारती पासपोर्ट, एक मुजरिम मफरूर को सफारती पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता। ये एग्जेक्टिव भी नहीं, ये इसमें रियासत इन्वॉल्व हो जाती है। ये रियासत की पासपोर्ट जो होता है ये उसकी शनाख्त होती है, रियासत की शनाख्त होती है कि आप सिटीजन ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैं। और मगर वो उससे ये एक तासुर कायम कर दिया गया है कि एज इफ़ जो है नवाज शरीफ साहब जो है ना वो डेटे में आनी शुरू हो गई कि जी वो वापस आ रहे हैं। हाँ। और वापस आने की मेरा ज़ाती ख्याल है कि जब तक उनका अदालत में यहाँ पे केस क्लियर नहीं होता, जो नायब की तरामीम में काफ़ी इम्कान है इस बात का, मगर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अभी केस चल रहा है, उसका फ़ैसला आना है कि उन तरामीम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देती है। क्या वो ये समझेगी कि ये मेलाफाइडियाँ अपने आप को फ़वाइद देने के लिए तरामीम की गई हैं, क्योंकि सारी जो वहाँ पे पावर के अंदर लोग बैठे हुए हैं वही बेनिफिशरीज हैं जिन्होंने कानून में तरामीम की हैं। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट का जब तक वो फैसला नहीं आता, उस फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ साहब क्लियर नहीं आते, मेरा नहीं ख्याल वो आएंगे, क्योंकि वो जब भी आएंगे वो जेल जाएंगे। और जेल इस्लामाबाद में उनकी गवर्नमेंट है, मगर यहाँ इस्लामाबाद में कोई जेल नहीं है। जेल जो है अडयाला पिंडी में है या पंजाब में उनको जाना पड़ेगा। सिंध में ले जाने की भी अपनी एक प्रॉब्लम्स होंगी कि उस तरीके से अदालत के आप सामने पेश उन्होंने पंजाब के पास होना है। और अदालत वो मेरा नहीं ख्याल है चाहे वो मरीज़ हैं हॉस्पिटल में भी जाने के लिए या जेल में जाने के लिए एक दिन के लिए भी तैयार नहीं है। और ये दिन हफ्ते रहेंगे, महीनों तक सालों तक बात जा सकती है। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है। हाँ, जब उनके ये क्लियर हो जाएंगे तो फिर वो उनके आने का इम्कान बढ़ जाता है। मगर क्या है, पासपोर्ट रखना बड़ी अच्छी बात है, इससे उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है। दरमियान में इस तरह की खबरें भी आती थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनका वीज़ा कैंसिल कर रही है, इस तरह की अफवाहें उड़ती रही हैं। फिर यह है कि सऊदी अरेबिया जा सकते हैं, यूएई जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अगले 5 साल के लिए उनको पासपोर्ट मिल गया है, तो वो एक आज़ाद है, एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, आपके पास एक चॉइस आ जाती है। तो इसकी तरफ से ये जो रश किया जा रहा है, तासुर ये कायम हो गया है कि वो इसके बाद फ़ौरन वापस आ रहा है, मेरा ज़ाती ख्याल है वापस नहीं आ। वो आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ आमिर साहब। अगर आपको याद होगा इसाक डार साहब ने जब पाकिस्तान वापस आना था उनसे मुतालिक भी ऐसे बातें हो रही थी कि जेल में जाएंगे, अपने केसेस को भुगतेंगे। शहबाज शरीफ साहब इन केसेस से निकल गए, मोहतरमा मरियम साहब इन केसेस से निकल गई, डार साहब बिल्कुल आज़ाद घूम फिर रहे। तो नवाज शरीफ साहब के लिए क्या मुश्किल है? उनके घर को भी सब जेल डिक्लेयर किया जा सकता है, ऐसा भी तासुर है? नहीं, उनका और डार साहब का और नवाज शरीफ साहब के केस में बहुत फ़र्क ये है कि वो एहतसाब अदालत के मुलजिम थे। ये हाई इनके मुकदमात जो हैं वो हाई कोर्ट के ये मुजरिम हैं और वहाँ से ये एक गलत बयान हल्फिया के ऊपर बाहर गए हुए हैं, ये मफरूर है। तो जब तक उनका वो केस ही निपटेगा तो उनके जो केस के अंदर उस तरीके से उनको ज़मानत नहीं मिल सकती कि जिस तरह कि उनका बहुत इसके मुकाबले में डार साहब का केस की उसकी लीगल लॉजिक बनती थी, मंतक थोड़ी सी कानूनी उसकी समझ आती थी। मगर इनके केस में और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनका सिर्फ वो केस जो है मैंने कहा नायब की तरामीम की रोशनी में वो है, मगर सबसे ज़्यादा उसके अंदर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो सारे केसेस जो अभी तक हुए भी हैं जो क्लियर भी हो गए। एक तो पंजाब गवर्नमेंट ने उन्होंने कहा जी ये नायब नहीं करती तो हम टेकअप करेंगे, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट उसको टेकअप कर लिया है, उनसे तमाम कोशिश को बुला लिया है। जो 50 करोड़ से जिनकी हद नीचे थी वो तरामीम के बाद वो निकल चुके हुए थे केस। और दूसरा, अगर सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला आ जाता है तो ये तमाम के तमाम केसेस रिवर्स हो जाएंगे। जो अभी बहुत ज़्यादा लोग विक्ट्री के निशान बना रहे हैं तो तमाम निगाहें अगेन घूम फिर के अदालतों के पास, ये सारे फैसले अदालतों के पास हैं। अदालतें भी तंग हैं मगर लोग उससे ज़्यादा तंग हैं
कि कोई और यहाँ पे अदारा नहीं रह गया कि जिसके पास वो किया जाए। जो तमाम अदारे जब अपना रोल अदा ना कर रहे हों, अपने रोल को अपने उससे क्रॉस कर रहे हों, अब लाइनें क्रॉस कर रहे हों, रेड लाइंस क्रॉस कर रहे हों, तो फिर क्या करें, अदालत ही है। वन स्टेप फॉरवर्ड चलते हैं आमिर साहब, जरा सियासी लिहाज से बात कर लेते हैं। फर्ज कर लेते हैं मियां नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं इस महीने, अगले महीने या फिर इन्हीं चंद दिनों के दौरान आ जाते हैं, सियासी सूरत क्या बनेगी? उनको वेलकम किस तरह से किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर? नहीं, अव्वल तो मैंने आपसे कहा कि मेरा नहीं ख्याल है कि जब तक ये, हाँ, जब ये फैसला आएगा, उनका क्लियर हो जाएंगे वहाँ से, उनके हक में आ जाता है फैसला, तो फिर वो होगा। अव्वल आएंगे वो फॉर एग्जांपल, तो उनको लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना है, तो सीधा ही आते सारी जो है उनको सफारती जो पासपोर्ट मिल गया है, मगर वहाँ पे पंजाब पुलिस के ने उनको रिसीव करना है। तो वहाँ परवेज़ लाई की गवर्नमेंट अभी तक जैसी लूली लंगड़ी जैसी भी है, और जिसके मतलब कि इमरान खान चाहे शिकायत कर रहे हैं कि जनाब ये हमारी हुकूमत ही नहीं है, हुकूमत है भी या नहीं भी है। मगर जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल है वो उनको VIP ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उनको गिरफ्तार करके अदालत के पास सबसे पेश किया जाएगा, फिर अदालत उनको वहाँ से जेल में भेजेगी, और फिर उनका मुकदमात की वाले, मफरूरी वाले, ओथ वाले, ये इन चीज़ों की तफ्तीशकार जो हल्फिया बयान वाले, इवन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बुलाए जा सकते हैं कि जनाब एक अभी तक उनको बुलाया जाना चाहिए था ऑलरेडी, कि उनके हल्फिया बयान के ऊपर वो गए हुए हैं। एक आखिरी सवाल पे मैं ब्रेक पे जाऊंगी। आपकी सहाफती वसारत क्या कहती है आमिर साहब? इमरान खान साहब ने तो खुला चैलेंज दिया है कि नवाज शरीफ साहब से वो मैच अपना लड़ने के लिए तैयार हैं, तो खतरा है तहरीक इंसाफ को उनकी आमद से, या नवाज शरीफ साहब की उतनी मकबूलियत बाकी नहीं रही जितनी कभी थी? नहीं, वो बार बार मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ये कई दफ़ा कह रहे हैं कि ये जो तासुर बना दिया गया है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो पता नहीं ये काया पलट जाएगी नून लीग की। मेरा नहीं ख्याल है, ये गेम उससे बहुत आगे चली गई है इस वक्त। बल्कि उनका एक ट्रम्प कार्ड है, उसको भी वो एक्सपोज करेंगे। इस वक्त उनके पास एक मरियम बीबी जो थोड़ी रह गई थी, वो भी लंदन में जाके बैठी हुई है, तो उनके आने से नहीं है। ये अभी गेम जो है वो इक़्तिदार की नहीं सिर्फ रह गई। मैंने कहा ना, यहाँ पे जो इक़्तिदार की बजाय रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इस्टेब्लिशमेंट के साथ नया मुआहिदा एक रिक्वायर्ड है, और ये फैसले उसके अंदर एक जाने से पहले ज़रूर आपको सबसे इम्पोर्टेंट खबर आज की ये है कि अभी तक ये, हालांकि एक्सटेंशन ना लेने का बड़ी दफ़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह चुके हैं, मगर लोग मानने को तैयार नहीं आती। वो 6 दफ़ा दोहराते हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा। तो ये मोहम्मद मालिक साहब ने उनसे शायद पूछा था कि उन्होंने जी एक दफ़ा तो आप कहें तो हम मान लेते, जब आप 6 दफ़ा कहते हैं ना तो फिर हमारे दिल में भी शक आ जाता है। मगर आज पहली दफ़ा ISPR ने उनके जो छावनियों के दौरे हैं उसके मुतालिक ये कहा है कि ये अलविदाई दौरे हैं। तो पहली दफ़ा ये एक्सटेंशन का तो कह चुके हैं, मगर ये जो दौरे रोज़ तकरीरें उनकी चल रही थी, ये पहली दफ़ा उन्होंने कहा कि ये अलविदाई दौरा। ठीक है, इसके इस अहम खबर के साथ ही एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, इमरान खान साहब, उनकी जमात का मुस्तकबिल और लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, लॉन्ग मार्च, उनकी स्ट्रेटजी के ऊपर तो बात करूंगी। एक चीज़ जो निहायत परेशान कुन है, जिसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने भी बात की है मीडिया से, उन्होंने कहा है कि खान साहब के ऊपर एक और कातिलाना हमला हो सकता है, और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। जी, वो मैंने भी सुना है। अभी पहले इस तरह के वैसे ये तरीक़ाकार रहा हुआ है कि गवर्नमेंट के पास, एजेंसियों के पास, वो अपने बचाव के लिए अक्सर ज़रा थोड़ा सा एग्जैजरेट करके देते हैं। मगर को हाल ही में इस तरह के वाक़यात हुए हैं, इमरान खान के ऊपर जिस तरह हमला हुआ, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, और ये इतने वाक़यात हुए हैं कि इतनी रेड लाइंस क्रॉस हुई हैं कि अभी हर इस तरह की जो खबर आती है उसके ऊपर बिलीव करना भी चाहिए, और उसके मुताबिक जो है कुछ जो भी इक़दाम एहतियाती तदाबीर तमाम करनी चाहिए। सो ये बड़ा खौफनाक है। ये एक दफ़ा पहले ये हो चुका है, और मैं तो, और आप भी, मेरा ख्याल हर कोई कांप जाता है कि खुदा ना खास्ता इसमें अगर इमरान खान की जान को कोई खतरा हो जाता तो इस मुल्क में ये एक सिविल वॉर हो जानी थी। ये इस तरह की रेड लाइंस जो हैं, ये रेड से भी आगे कोई अगर लफ्ज़ है, ये डबल रेड लाइन थी। सिविल वॉर की बात कर रहे हैं। राना साहब की ट्वीट्स आपने देखे हैं? राना सनाउल्लाह साहब भी वो कह रहे हैं कि जी हम नून लीग को जो है अपने वर्कर्स को कहेंगे कि इनके वर्कर को रोकें। तो वो खैर हर किस्म का बयान दे रहे हैं। अभी वो 25 मई को मिस कर रहे हैं,
वो 25 मई को उनके पास जो इख्तियारात थे अब वो हैं नहीं है, तो इसलिए नून लीग के बेचारे तो खुद डर के मारे घरों में छुपते फिर रहे हैं कि किसी पर्चे में नाम ना आ जाए। पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ें मज़े जो है ना वो सरकार के साथ ही होती है। जब सरकार नहीं होती है तो आपको कोई वाली वारस नहीं होता। तमाम MP MNA हजरात जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं, अपने घरों में कोई नहीं जा रहा, गाँव में कोई नहीं जा रहा, वो इस्लामाबाद में छुप के बैठे हुए हैं। तो वर्कर बेचारे को कहें कि जा सूली चढ़ जा तो जो है राम बली करेगा, तो वो बेचारे वर्कर ने क्या करना है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये बहस चल रही थी कि इमरान खान के बगैर वज़ीराबाद में उतने लोग नहीं थे। ऑफ कोर्स जो है एक इमरान खान के खुद प्रेजेंस होनी और वीडियो पे आनी, तो वो भी वो कहते हैं, लोग कहते हैं हम भी इंटरनेट के ऊपर देख लेंगे, अगर खान साहब इंटरनेट पे है तो हम भी आके है। दूसरा मेरा ख्याल है उनका ये इस सियासी मंतक भी की समझ आती है कि वो तीसरे हफ्ते में जाके आना है, अभी 12-14 दिन हैं, तो वो भी नहीं ठिकाना चाहते कि अपने वर्कर्स को रोज़ 12-14 दिन जो है 7-7 किलोमीटर के चलाते रहें, सर्दियों में मारते रहें। तो उनका मुश्किल वक्त था, उनका जो स्ट्रेटिजिकली वो गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे 100% MP और MNA नून लीग के थे, वो उनका गढ़ था। अभी जो आगे चल रहे हैं ये PTI टेरिटरी शुरू हो रही है, ये आप गुजरात में अब घुस रहे हैं, तो गुजरात के अंदर जो है मेरा नून लीग की सिर्फ एक MNA की सीट है, आगे मंडी बहुद्दीन में भी बराबर है, 50-50 हैं दोनों। और उसके बाद जो ही झेलम दरिया क्रॉस करेंगे तो ये सारी टेरिटरी में ये झेलम की दोनों सीटें इनकी हैं, चकवाल की उनकी हैं। खैर चकवाल वाले अब मैंने ज़रूर टूट के 24 साले उधर जा चुके हुए हैं, मगर वो सारी जो पिंडी डिवीज़न है लार्जली जो है ये GT रोड के ऊपर जो उसके एरियाज़ आते हैं वो टेरिटरी PTI टेरिटरी है। तो वो हर शहर में जब आपके MP MNA अपने हों तो 10-15 हज़ार बंदे इकट्ठे करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। और जब खास तौर पे कि गवर्नमेंट भी आपकी अपनी हो तो वो इकट्ठी हो जाएंगे, 10-15 हज़ार से अच्छा मजमा लग जाता है। फाइनली जो है इमरान खान जब इस पिंडी में आएंगे, बड़ा क्वेश्चन ये है कि वो पड़ा यहाँ 6 जगह से तो सुन रहे हैं एंट्री एग्जिट पॉइंट बंद कर रहे हैं वो, कि वो बड़ा पड़ाव किधर होगा, इमरान खान के इस पड़ाव में जाके बैठेंगे। क्योंकि आज ये क्वेश्चन आ गया, मज़े की बात भी है थोड़ी सी, कि पिंडी में जो फैज़ाबाद के करीब जो कि हमजा कैंप है, बड़ा नोन कैंप है, वहाँ जो बाहर लगाया गया था एक PTI का धरना दिया गया था, वो आज बोरिया बिस्तर पैक करके चले गए। अब अगर क्योंकि एक तरफ तो ये डराया जा रहा था कि जी पिंडी चूँकि GHQ है और वहाँ यूनिटें हैं, तो ये फिर अगर हमजा कैंप से डर के मारे बस बोरिया बिस्तर गोल कर दिया है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग चल रही है। सो ये जो हमारा ख्याल था कि ये लड़ाई जो है इक़्तिदार से ज़्यादा ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डील चल रही है और वो उसका जिक्र भी होता रहता है। और ये अलविदाई ये स्टेटमेंट भी आ गई कि अलविदाई दौरे हो गए हैं, और उसके बाद आज वहाँ से पिंडी फैज़ाबाद में बड़ी स्ट्रेटिजिक जगह से बोरिया बिस्तर कैंप। सो कहीं ना कहीं मिलजुल के ये मेरा ख्याल है कुछ मामला तय होने की कोशिश जरूर हो रही है। आपका मतलब है कि रावलपिंडी आने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी खान साहब को? वो तो खैर ये कुछ नहीं कहा जा सकता किसी वक्त भी, क्योंकि ये खतरा मोल लेना बहुत बड़ा खतरा है। पिंडी तक जब वो आएगा, यहाँ पे कोई ये लोग डायरेक्टली जो बाकी GT रोड से नहीं आएंगे, सारे मोटरवे के जरिए जब इधर से इधर आएंगे, और पिंडी शहर में सारी उनकी एक तो ज़्यादातर सीटें उनकी PTI की हैं, फिर KP से भी जुलूस आएगा, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से। तो यहाँ तो मरी रोड पे तो आपको पता है 2 गाड़ियाँ 4 खड़ी कर दें तो वो रास्ते बंद हो जाते हैं। तो ये रास्ता बंद करना तो कोई इतना मुश्किल काम ही नहीं है, और ख़ासतौर पे जब इतने लोग हैं। मगर एक सिक्योरिटी का इशू है, ये इसके अंदर एक बड़े स्ट्रेटेजिक मामला हैं। एक ख़तरा तो है आपका, जब एयरपोर्ट बंद होगा आपके लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल यही बताया जा रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदी क्राउन प्रिंस आ रहे हैं, अगर उस दौरान में यहाँ एयरपोर्ट बंद हुआ तो कौन उनसे बात जाके करेगा कि जनाब ये एयरपोर्ट भाईजान को खुलवा दें और ये रास्ते बंद हो जाएं, शहर सील हो जाए, कैपिटल बंद हो जाए।
तो आपके लिए एक मसला तो खड़ा हो जाता है। तो इसलिए अगर वो अवॉइड हो सका, अगर कोई डील नहीं, हालांकि शेख रशीद तो कह रहे हैं ना ये फाइनल राउंड है और बस ये तीसरे हफ्ते के अंदर फैसला हो जाएगा और फिर इधर वन वे माई वे और हाईवे हो जाएगा। मगर नून लीग की बातें, नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो इशारे आ रहे हैं वो कह रहे हैं जी नवंबर से पहले हमने इलेक्शन कराना नहीं है और हमने जत्थों के प्रेशर में आके गवर्नमेंट नहीं छोड़नी, जो कर लो जो करना है, और किसी ने मार्शल्ला भी लगाना है तो लगा ले। वो इस तरह की वहां से तो मैसेज आ रहे हैं। पीटीआई डिमांड करे इलेक्शंस की। आमिर साहब आपको क्या लगता है वक्त से पहले वो इलेक्शन डिमांड कर रहे हैं, फौरी कर रहे हैं, या अपने मुकर्रर वक्त पे एक डेट दे दें उनको? बस वो सबसे पहले तो वो उनके जो इशारे आते हैं, क्योंकि फवाद चौधरी पे मैं उनकी बातों को बड़े गौर से सुनता हूँ, क्योंकि वो एक तो मंतकी बात भी करते हैं, दूसरा ये है कि वो इमरान खान से, शेख रशीद की तो फड़े होती है ना, वो एक गुलछरे होते हैं, बड़ी कुर्बानी भी हो जाती बिल्कुल जो है ना लकीर रानी सर्कस वाली जो है ना स्टेटमेंट्स दे देते हैं। तो वो उनका ये आज भी उनका मैं बयान सुन रहा था फवाद चौधरी का, वो ये कह रहे थे कि हमारे से ये अनाउंस करें कि इलेक्शन करवाएंगे तो उसके बाद उसकी डेट के ऊपर बातचीत हो सकती है। उसके लिए ऑफ कोर्स बड़ी चीज़ों का तयन होना है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन के हवाले से फैसले होने हैं। उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा इशू मैं समझता हूँ जो कि लोग कोई गौर नहीं कर रहे, मैं वायद आदमी हूँ जो इस पर बात कर रहा हूँ कि पिछला इलेक्शन जो हुआ था इस प्रोविजो के साथ हुआ था कि सेंसस नया होगा, डिलिमिटेशन होगी, तो वो अगर होना वो आ जाए और वो आईनी जिम्मेदारी सीसीआई का फैसला है, सीसीआई को सुप्रीम कोर्ट ओवररूल नहीं कर सकती है और उसके ऊपर सिग्नेटरी जो है पीटीआई भी है, तो वो अगर है 6-7 महीने तो उसको लग जाते हैं। फिर ये केयरटेकर सेटअप्स बनने हैं, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी सारी डिसॉल्व होनी है कि नहीं होनी, ये क्वेश्चन भी आएगा। अगर पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि जनाब हम नहीं मानते, तो एक गवर्नमेंट बीच में से बलोचिस्तान की कह देती है कि हम नहीं मानते, तो वो हालांकि कानूनी तौर पे तो आईनी तौर पे तो इजाज़त है, पर पाकिस्तान की तारीख में ये हमेशा सिवाय 77 के जो है इकट्ठे ही सूबे के, और वो भी 2-4 दिनों का था, और वो क्योंकि वैसे ही कंट्रोवर्शियल इलेक्शन हो गए थे कि नेशनल लीग आया था, अगली स्टेज ही नहीं आई थी सूबाई की, तो यहाँ भी इकट्ठे होने का एक रिवाज है। तो बड़े क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे सवाल हैं जिस पर मिल बैठने की ज़रूरत होगी। अगर ये तय भी हो जाए डेट, तो मेरा ख्याल है उसके अंदर गुंजाइश है, वो 2-3 महीने से आगे भी जा सकते हैं। मुझे उनके इशारों से कम से कम यही लगता है। मेरा भी एक सवाल है इस बात के ऊपर। आपने फवाद साहब की बात की, मैं आपको याद करा दूं कि खान साहब ने जब ये लॉन्ग मार्च शुरू किया था तो उन्होंने अनाउंस किया था कि इंतखाबात नहीं, फौरी इंतखाबात। फौरी वो जो कहते हैं, तो फौरी से मुराद 3 महीने का तो वैसे टाइम लगता है कि पहले आईनी तौर पे गवर्नमेंट डिसॉल्व होगी तो 90 दिन के अंदर से पहले इलेक्शन करवाना ज़रूरी होता है। तो फौरी इज़ अ वेरी रिलेटिव वर्ड, ये फौरी के अंदर काफ़ी लचक होती है। ये 3 महीने से मेरा ख्याल है ये 4-5 महीने तक तो बात बड़ी आसानी से जा सकती है, और अगर ये सेंसस वाला मामला हो गया तो ये तो पूरा साल ले जाएगा। ये मिनिमम 6 महीने का मुझे याद पड़ता है। अगर बहुत उन्होंने एक दफ़ा स्टेटमेंट दी थी कि मिनिमम टाइम अगर चाहिए सेंसस के लिए, डिलिमिटेशन के लिए 7-8 माह तो इसके लिए चाहिए। अभी देखिए ना, नवंबर मिड के करीब हम पहुंच गए हैं, तो दिसंबर, और अगर फॉर एग्जांपल आज भी हो तो फरवरी तक तो ये बात चली जाती है, और केयर टेकर गवर्नमेंट और बला बला करके, तो फिर वो मार्च अप्रैल तक या मई तक खिंचते खिंचते ये रूल्स ऑफ द गेम भी तय होने हैं। ये सारी चीज़ें मामला बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर अगले इलेक्शन में भी जिस तरह के माहौल है कंट्रोवर्शियल होना है, तो वो फिर अफोर्ड नहीं किया जा सकता। अगर इस तरह की चीज़ों को किसी पार्टी को भी सूट नहीं करता कि फिर दंगा फसाद रहे, तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल है, रूल्स ऑफ द गेम इलेक्शन कमीशन के कानून के अंदर भी तब्दीलियों की बात है, फिर केयर टेकर की गवर्नमेंट की बात है। ये राजा रियाज के मशवरे के ऊपर बनाए हुआ प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर तो किसी को कबूल नहीं होगा। तो इस हवाले से शायद उनको समझों में भी आना पड़े, और वो इशारे देते हैं कि वो जा सकते हैं कि अगर ये अनाउंसमेंट हो जाए, तो मैं समझता हूँ उनके पास 3 महीने से 6-7 महीने तक तो बड़ी आसानी के साथ, और शायद हो सकता है कि अगले साल तक के लिए भी वो मान जाएं, रूल्स ऑफ द गेम अगर तय हो जाए। बाकी हैं। ठीक है, चलिए एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो दहशतगर्दी के वाक़यात मुसलसल बढ़ रहे हैं, उसकी वजह क्या, इसके पीछे कौन है, ये भी अक्सर शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। सियासत के ऊपर बात कर रहे थे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब जो हैं, उनके रोल को आप किस तरह से देख रहे हैं? उनका कद कितना बड़ा है आपकी नज़र? मैं और तमाम सियासी हलके जो हैं उनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं,
कि वो एक अब पीपल्स पार्टी का एक बड़ा जमहूरियत के हवाले से, एक स्ट्रगल के हवाले से बड़ा कल्चर था। वो ये अब ये भुट्टो साहब की या मोहतरमा की पार्टी नहीं रहेगी, ये जरदारी पार्टी होगी। इसका नाम जो है ना ZPP कर देना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर गुंजाइश नहीं रहेगी इंडिपेंडेंट लोगों के। एतजाज़ हसन के मतलब भी कुछ ना कुछ जुमले करते थे जब भी वो इंडिपेंडेंट स्टांस लेते हैं, कभी ये पार्टी छोड़ रहे हैं, PTI में जा रहे हैं। मुस्तफा नवाज खोकर बड़ी कंसिस्टेंटली जो है एक इंडिपेंडेंट अपनी एक राय लेते हैं, और इस वक्त ये पीपल्स पार्टी और नून लीग को समझ नहीं आ रही कि जो तमाम सियासत है पाकिस्तान के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट की जो ट्रांसग्रेस है, इसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा एक मवाद पाया जाता है। जो भी उसके ख़िलाफ़ बात करता है, जो नून लीग की भी उठान हुई थी, मरियम बीबी की भी उठान हुई थी, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हुई थी। तारीखी तौर पे भी ऐसे ही है, भुट्टो साहब भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट के तौर पे आए थे, नवाज शरीफ साहब की भी राइज वहीं से हुई थी, और जो पार्टी की बेनज़ीर साहबा ऑफ कोर्स जो है वो, तो तमाम लोग जिसने पार्टी कद सियासी तौर पे बढ़ाया है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो उस पर इंडिपेंडेंट राय रखते हैं। इससे पहले भी उन्होंने, आपको याद होगा कि सेनेट के अंदर जब कैमरे लगे हुए थे उस पर इंडिपेंडेंट राय देते थे। तो इन चीज़ों पे उनकी इंडिपेंडेंट राय थी, बजाय इसके कि उनको सराहते उनकी सरजनिश की गई है। उन्होंने जो है, लोग पहले तो सिर्फ धमकी देते थे कि जी हम रिज़ाइन करेंगे, उन्होंने करके दिखाया है। पर अभी फ़िलहाल वो पार्टी में है, ये भी नहीं कि वो ये बताया जाएगा किसी और पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। सो मेरी नज़र में पहले भी बड़ी उनकी इज्जत करता था, मजीद बढ़ गई है। सही है। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं आमिर साहब, उसके पर बात करती हूँ, मगर उससे पहले मैं वेलकम कर दूँ खलील अहमद साहब हैं, ब्यूरो चीफ कोयटा, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया खलील अहमद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। वो टू यू आमिर साहब। जी, खलील साहब के पास अभी हम हाजिर होते हैं, मगर ये एक हम इस वक्त सियासी जलसों में, जुलूसों में, लॉन्ग मार्चेस में, GT रोड के ऊपर सारा फोकस आया हुआ है। इस वक्त जो दहशतगर्दी की, ख़ास तौर पे मजहबी जुनूनियत की जो दहशतगर्दी की लहर है, ये आप देख रहे हैं वज़ीरिस्तान से लेके ये पूरे ऑल द वे गवादर तक जा गई है, चली गई है। और ख़ास तौर पे वज़ीरिस्तान में ये 2-4 रोज़ पहले भी एक थाने के ऊपर हमला हुआ, और ML वली खान की बड़ी सख्त उस पर आई ट्वीट्स आई थी कि इस वक्त पूरी दहशतगर्दी की लहर बढ़ती जा रही है। पहले आपको पता है स्वात के अंदर भी इस तरह के वाक़यात हुए हुए हैं, बाजौड़ के अंदर भी हुए हुए हैं। कल रात फिर एक थाने के ऊपर हमला हुआ है वज़ीरिस्तान में, और 2 सिपाही पुलिस के शहीद हुए हैं, और ये पूरी लहर बढ़ रही है। और साथ में ये गवादर में कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा, गवादर में ये हक दो तहरीक लोकल है, इसके मौलवी हिदायतुर रहमान साहब हैं। इन्होंने पिछले साल भी गवादर को तकरीबन बंद कर दिया था। इनके मुतालबात थे कि CPAC चाहे आप बनाएं, ये बड़े बड़े मंसूबे ज़रूर लेके आएँ, बट सबसे पहले जो मुकामी लोग हैं उनके डिमांड, उनको बुनियादी डिमांड है, स्कूल, पानी, बिजली, इस टाइप की डिमांड है, वो पूरी को इनके साथ एग्रीमेंट किया गया था। और वो हम तकरीर इनकी दिखा नहीं सकते। हिदायत रहमान साहब ने जो वहाँ पे तकरीरें हो रही हैं वो बड़ी किसी के लिए भी परेशान कुन होनी चाहिए। ज़्यादा तफसील के अभी उनकी क्या डिमांड है और गवादर की क्या सूरत हाल है, खलील रहमान साहब आप हमें लेटेस्ट बताइएगा कि वहाँ क्या, व्हाट इज गोइंग ऑन। जी बिल्कुल, हक दो तहरीक के ज़ेर एहतमाम जो है वो गवादर में गुज़िश्ता 15 रोज से वाइट चौक पे जो है वो धरना जारी है, जिसमें जो है हज़ारों की तादाद में जो गवादर के मुकामी लोग हैं वो शरीक है। और बताया जा रहा है कि आज उन्होंने ऐलान किया है कि 20 नवंबर को वो जो CPAC के मंसूबे हैं, एक्सप्रेस हाईवे, एयरपोर्ट और जो कैंट बन रहा है, उनके मंसूबों पे जो काम है वो 20 नवंबर से उनको रोक दिया जाएगा और इन इलाकों में भी धरने दिए जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ मकरान डिवीजन बल्कि पूरे जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो इसमें शरीक हों और हमारा साथ दें। ये 1 साल पहले भी ये धरना हुआ था और तकरीबन 32 दिन जारी रहा, जिसके बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान गवादर गए और वहाँ पर फिर एक तहरीरी माहिदा हुआ था। 11 नुकाती इनका जो है वो एक 11 नुकाती इनका जो है वो एजेंडा है, मुतालबात हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो मुतालबा यही है कि जो ये जो गवादर का साहिल है, यहाँ पे जो गैर कानूनी जो ट्रॉलिंग होती है इसको बंद किया जाए, क्योंकि इससे हज़ारों की तादाद में जो मुकामी माहीगीर हैं वो बेरोजगार हो गए। दूसरा इनका एक मुतालबा था बॉर्डर पर जो कारोबार होता है, जो सरहदों के करीब, क्योंकि गवादर का बॉर्डर ईरान से लगता है, लिहाजा इसमें सहूलत दी जाए। और यहाँ पे जो
कारोबार है वो एफसी के कंट्रोल में, लिहाजा उन्होंने कहा कि एफसी के कंट्रोल से लेके मुकामी लोगों को दिया जाए। उनका यही कहना था कि जो गैर कानूनी चेक पोस्टें हैं एफसी की, लेवीज की, कोस्ट गार्ड की, इनको ख़त्म किया जाए क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। उनका एक मुतालबा ये भी था कि जो माहीगीर बेरोज़गार हुए हैं, जिनकी किश्तियाँ डूब गई हैं, उनके लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जाए और उसके अलावा जो कोस्ट गार्ड ने माहीगीरों की ट्रॉलर और किश्तियाँ जो कब्जे में ली हैं वो भी वापस दी जाएं। लेकिन एक साल गुजरने के बावजूद जो है इन मुतालबात पे जो है वो अमल दरामद नहीं हुआ और ये जिसके बाद आज से 15 दिन पहले इन्होंने फिर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल है, क्योंकि सी पैक है, वहाँ पे चाइनीज बैठे हुए हैं, वो एक इंटरनेशनल सिचुएशन भी है, तो वो उनकी जो मैं सुन रहा था धमकियां कि हम सी पैक बंद कर देंगे, कितना इस बात का कितना अंदेशा है? जी हाँ, बिल्कुल इस बात का इसके बड़े इम्कानात हैं क्योंकि आपने देखा जो अभी बल्दियाती इलेक्शन हुआ है गवादर में, उसमें हक दो तहरीक ने क्लीन स्वीप किया है पूरे गवादर डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो पसनी हो, गवादर हो, जीवनी हो, इनमें बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल तौर पे इन्होंने जीते हैं और इन्हें भारी अक्सरियत से वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है खलील अहमद साहब, मगर अभी 10 दिन का अल्टीमेटम है, 10 दिन कंप्लीट बाकी रह गए हैं। लेट्स सी क्या होता है, कि उम्मीद करते हैं अच्छे की। बहुत आपने कोई हिटअप कर दिया माहौल को सियासत के साथ, को क्रिकेट की बात भी कर लें। वो जो है क्रिकेट बाकी बहुत ज्यादा, ये क्या करे इस वक्त जो है अच्छी है ये खबर, पता नहीं कुछ दो तबके हैं। मैं भी उस तबके में हूँ जो ये चाह रहा था कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो तो क्रिकेट बड़ी आला होगी, मगर मैंने देखे एक बहुत बड़ा तबका, हमारे से ज़्यादा बड़ा तबका वो है जो इंडिया की हार में खुश है कि हम जो है जो उनसे पहले मैच आ रहे थे हमारा बदला जो है इंग्लैंड ने ले लिया, और उनके लिए तकलीफ दे बात इंडिया के लिए ये है कि एक तो हारना होता है, एक होता है बुरी तरीके से हारना। वो जिस तरह हमने अपने पहले वर्ल्ड कप के अंदर जो है जिस तरीके से उनकी फेंटी लगाई थी, उसी किस्म की बड़ा ही वन साइडेड मैच हुआ है कि 10 विकेटों से और 16 ओवरों के अंदर जो है ना उन्होंने मैच ख़त्म कर दिया और बिल्कुल भी कहते हैं ना मार मार के उनके बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। तो वो एक है, अब लेट्स होप हम बजाय इसके कि दुश्मनों के जो है सो कॉल्ड जो है उस पर खुश हों, हमें दुआएं करनी चाहिए अपनी जीत की कि फाइनल मैच है और अल्लाह करे हम 30 साल बाद दोबारा जो है बड़ा एक तारीखी वो होगा कि रमीज़ राजा साहब उसके अंदर जो पिछला वर्ल्ड कप था उसके अंदर फाइनल वो कैच पकड़ के दौड़ते हुए नज़र आ रहे थे, तो आज वो पीसीबी के जो है सीईओ हैं, तो एक बड़ा हिस्टोरिक होगा। और 30 साल बाद एक आयरॉनिक भी है कि इमरान खान ने कप जीता था, आज इमरान खान एक सड़कों पे हैं और वहाँ पे दूसरा खान है। आपके इस पे क्या विचार हैं? मेरे विचार बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान को जीतना चाहिए क्योंकि बड़ी जबरदस्त मैच हमें देखने में हमेशा मिलता है आमिर साहब, और लोगों को तवक्को है कि इस पूरे टेंशन के माहौल में कोई अच्छी खबर आए, चाहे वो खेल के मैदानों से आए। इसके साथ ही थैंक यू सो मच आमिर साहब का भी शुक्रिया, देखने वालों का शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।